स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों के लिए मैं विविध में लगातार जीएस के फैक्ट्स भी लेके आ रहा हूँ। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जीएस के, और करंट जीएस का भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो आज तो नहीं बनाया मैंने करंट का, क्योंकि करंट 2-3 दिन का जब एक साथ वीडियो बना दें तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है कि पर डे का वीडियो काफ़ी मैटर हो जाता है करंट में। तो मैं आप लोगों के लिए गैप कर करके बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और काफ़ी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। तो आप इनको देखिए और इनके नोट्स बनाइए। तो आज हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट फैक्ट है केशव दास। केशव दास को कठिन काव्यों का प्रेत भी कहते हैं। केशव दास को कठिन काव्यों का प्रेत भी कहते हैं। रामचंद्रिका के लेखक हैं केशव दास, रसिक प्रिया के लेखक केशव दास, और कवि प्रिया के लेखक भी केशव दास हैं। और केशव दास को क्या कहते हैं? कठिन काव्यों का प्रेत। ये क्वेश्चन आ चुका है। कठिन काव्यों का प्रेत, काव्यों का प्रेत। ठीक है। अब आप मुझे ये बात लिख के भेजेंगे कि भारत का राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहते हैं। विश्व कवि भी रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। लेकिन राष्ट्र कवि महात्मा गांधी ने किसको संज्ञा दी? आप इसका नाम लिखकर भेजना। कठिन काव्यों का प्रेत केशव दास, और केशव दास की रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। अब आप दो रचनाओं में अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एक रामचरितमानस, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं। उत्तर रामचरितमानस आया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर रामचरितमानस भवभूति की रचनाएं। ये उत्तर रामचरितमानस है। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। और केवल रामचरित आया, रामचरित अकेला, रामचरित अकेला आता है तो ये संध्याकर नंदी की पुस्तक है। ठीक है। रामचरित अकेली संध्याकर नंदी की पुस्तक है। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, और उत्तर रामचरितमानस भवभूति। तो भवभूति की 3 रचनाएं, उत्तर रामचरितमानस, मालती माधव, ध्यान रखिए, उत्तर रामचरितमानस, मालती माधव और महावीर चरितम। पीएससी मेंस में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भवभूति की तीनों रचनाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर रामचरितमानस, महावीर चरितम और मालती माधव भवभूति की रचनाएं हैं। क्लियर है। भर्तृहरि की शतक से याद रखना, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। भर्तृहरि की 3 रचना हो गई, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो ये भर्तृहरि की भी 3 रचनाएं, भवभूति की 3 रचनाएं, केशव दास की 3 रचनाएं। और आप सब लोगों को ये मालूम होगा हर्षवर्धन भी एक राइटर था। आवाज़ आ रही है उसकी। हर्षवर्धन भी एक राइटर था। तो हर्षवर्धन की रचना आप मुझे लिखकर भेजिए कि हर्षवर्धन की 3 रचनाएं थी, क्या थी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। झांसी की रानी कविता की लेखिकाएँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है झांसी की रानी। इनकी एक और तिरधारा, वीरों का कैसा हो बसंत और बिखरे मोती, ये MPPSC में पूछी जा चुकी है कि बिखरे मोती किसकी रचना है। और जो MPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बिखरे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब आप एक बात लिख कर भेजेंगे कि झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, जिसको हम कविता के रूप में याद करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। लेकिन झांसी की रानी पर निबंध के रूप में, मतलब डिटेल में, गद्यांश के रूप में किसने झांसी की रानी पर लिखा है? बहुत फेमस राइटर हैं, उसका नाम आप बताएंगे। ठीक है। और कई बार मैं बता चुका हूँ
हल्दी घाटी युद्ध पर लिखी गई पुस्तक हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखी है। श्याम नारायण पांडे ने लिखी है। एक बात और याद रखेंगे बेटाओ कि जफर नाम से कविताएं कौन लिखता था? जफर नाम से तो बहादुर शाह जफर, जो कि मुग़ल बादशाह था। और आप लोगों को मालूम होगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर, अंतिम मुग़ल बादशाह भी बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुग़ल बादशाह भी बहादुर शाह जफर द्वितीय। और गुलरुखी नाम से कविताएं सिकंदर लोदी लिखता था। गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी लिखता था। अगली बात याद करेंगे, शरद जोशी जो हास्य लेखक हैं, जीप पर सवार इल्लियाँ लिखा है इन्होंने। एक था गधा नामक रचना लिखी है शरद जोशी। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ, फारस का नेपोलियन किसको कहते हैं? नादिर शाह को। फारस का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया, ये आप बजाएंगे। फारस का नेपोलियन नादिर शाह हो गया। भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन कौन है बेटाओ? समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक हैं। ठीक है, गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। ब्रिक, अब आता है ब्रिक, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ब्रिक की स्थापना। और ब्रिक का एक बैंक भी है, एनडीए, न्यू डेवलपमेंट, एनडीए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका सम्मिलित हो गया था, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी और संघाई में उसका मुख्यालय है। तो आप ये भेजेंगे कि जुलाई 2010 में उसके नए अध्यक्ष कौन बनेंगे। अभी केवी कामत हैं, मैंने आपको करंट जीएस में पढ़ाया है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? एनडीबी बैंक के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, जिम ओ'नील ने ये ब्रिक शब्द दिया था। जिम ओ'नील ने ब्रिक शब्द दिया है। किसने? जिम ओ'नील ने। अब हरित क्रांति शब्द तो दिया है विलियम गॉड ने। हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है? विलियम गॉड। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक तो आप सभी लोग जानते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। आप ध्यान रखेंगे कि बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में और भारत में स्वामीनाथन पुरस्कार भी दिया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है? कृषि के क्षेत्र में स्वामीनाथन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपने देख लिया। अब विटामिन शब्द दिया हॉपकिंस ने, लेकिन विटामिन के खोजकर्ता फंक हैं। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? फंक। क्लियर है? याद रखेंगे, फंक या फुंक विटामिन के खोज करता है। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं वर्गीस कुरियन। इन्हें भारत का मिल्कमैन कहते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, भारत का साइक्लोन मैन किसे कहते हैं? मृत्युंजय महापात्रा को। और भारत का फॉरेस्टमैन जादव पावेई। एलिफेंट मैन रमन सुकुमार को कहते हैं। एलिफेंट मैन किसे कहते हैं बेटा? और रमन सुकुमार। हरित क्रांति का जनक क्लियर हुआ और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन। और 1 जून को आपको मालूम है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 नवंबर को राष्ट्रीय नेशनल दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जनक। जीव विज्ञान शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने।
जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। और जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। इतनी बात क्लियर है। माँ शब्द भारत के लिए दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है सोम प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, जिसको आर्य समाज की बाइबल कहते हैं। क्लियर है। माँ शब्द दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। श्वेत क्रांति के जनक, मैं तो यहाँ लिखता चलता हूँ, वर्गीस कुरियन। यहाँ तक बात क्लियर। जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क व ट्रेविरेनस। और जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। माँ शब्द दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और इनकी पुस्तक है सोम प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। हरिजन शब्द अछूतों के लिए हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने काली पराज जनजाति को रानी पराज कहा। काली पराज जनजाति को रानी पराज कहा। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी महात्मा गांधी ने ही कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। क्लियर है इतना। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इतनी बातें याद रखेंगे। और निजी सचिव महादेव देसाई। आगे देखते हैं। हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने दिया था। SC ST शब्द ठक्कर बप्पा ने दिया था। इन्हें आदिवासियों का पिता भी कहते हैं, ठक्कर बप्पा को। इतनी बात याद रखेंगे। कांग्रेस शब्द, कांग्रेस शब्द, पहले कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। कांग्रेस का पुराना नाम INU इंडियन नेशनल यूनियन था। यूनियन शब्द के स्थान पर कांग्रेस शब्द रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने रखा ये शब्द? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने दिया। और कांग्रेस आप सभी लोग जानते हैं, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस शब्द का अर्थ ये होता है सभ्य लोगों का एक समूह, सभ्य या योग्य लोगों का एक समूह। ये अर्थ होता है कांग्रेस शब्द का। तो कांग्रेस शब्द किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति भी हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में कई बार बोल चुका हूँ। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। भारत की राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन किया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। रहनुमाई मजबूदायन सभा की स्थापना की। और दादा भाई नौरोजी पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस शब्द भी दिया। और दादा भाई नौरोजी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि आप ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है बेटा, याद कर लेना। लेकिन वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन? वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन? तो आप कहेंगे लॉर्ड SP सिन्हा। लेकिन ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। अब बात आती है स्वराज्य। स्वराज्य शब्द के जन्मदाता दयानंद सरस्वती हैं। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द दयानंद सरस्वती ने दिया। लेकिन कांग्रेस के मंच से 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में यह शब्द किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। और पूर्ण स्वराज्य का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इतनी बात याद रखेंगे। तो स्वराज्य शब्द के सर्वप्रथम जन्मदाता दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। इतनी बात क्लियर है बेटाओ। जैव विविधता शब्द वाल्टर जी रोसेन ने दिया था। वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द दिया था। वाल्टर रोसेन लिख लीजिए। वाल्टर रोसेन ने जैव विविधता शब्द दिया था।
आप सभी लोग जानते हैं कि जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। अब बात आती है पंचशील समझौता। थोड़ी थोड़ी बातें इन पर मैं बताता चल रहा हूँ, फिर डिटेल में समझौतों पर मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो पंचशील समझौता आप सभी लोग जानते हैं 1954 में हुआ। 1954 में एक बात और याद रखना कि फ्रांस ने सर्वप्रथम जीएसटी भी 1954 में लगाया। पंचशील समझौता 1954 में, भारत रत्न भी 1954 में प्रारंभ हुआ था। तो 3 घटनाएं मैंने 1954 की जो इवेंट्स पढ़ाई थी उसको आप पढ़ लीजिए। तो पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ था, जिसमें नारा लगाया था हिंदी चीनी भाई भाई। और इस समय चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1955 में इस समझौते को बांडुंग सम्मेलन के दौरान मान्यता मिली। 1955 में इस पर साइन हो गए थे समझौता। 54 में बांडुंग सम्मेलन 1955 के द्वारा मान्यता मिली। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य। लेकिन बाद में चीन ने इस समझौते का उल्लंघन करते हुए 1962 में भारत के साथ युद्ध किया था। आप सभी लोग जानते हैं ये बात। तो अब शिमला समझौता। शिमला समझौता 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद ये शिमला समझौता हुआ था। 1972 में हुआ था। तो इस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ये था हमारा शिमला समझौता। इतना ही याद रखना 1972। लेकिन कहीं आए अगर शिमला सम्मेलन की बात आए तो शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। वो शिमला सम्मेलन था, ये शिमला समझौता है। शिमला समझौता। अब बता दिए सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब 2 बातें आप बताएंगे। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे 1960 में? और एक और इम्पोर्टेंट बात, इस समझौते ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। सिंधु ऊपर हो गई, सिंधु नदी, झे, ची, रा, ब्यासा। तो ये 3 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ऊपर की 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा, 20% भारत। और नीचे की 3 नदियों का जल रावी, ब्यास, सतलज के 80% का इंडिया और 20% का पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये समझौता कब हुआ था? 1960 में। विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो ये था सिंधु जल समझौता। अब बात आती है ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता भी 1965 में भारत पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बाद ही 1966 में हुआ था। इस समय पाकिस्तानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अयूब खां थे और भारतीय प्रधानमंत्री कौन? लाल बहादुर शास्त्री। इनको शांति पुरुष कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ये समझौता 1966 में हुआ था। उसी समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की अचानक हृदयघात के कारण मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये बताया जाता है कि ऐसा नहीं था, कोई और भी कारण था। उनके बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था। तो इतने बड़े पद पर प्रधानमंत्री होते हुए भी उनकी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो कुछ रीजन रहे होंगे। तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि पद पर रहते हुए पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुई, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। और तीसरे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा प्रधानमंत्री पर, उस पर महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और भारत से बाहर किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई हो तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनकी विदेश में मृत्यु हुई। तो ताशकंद समझौता 1966 आप लोगों के क्लियर है। अयूब खां, लाल बहादुर शास्त्री, क्लियर इतनी बात। अब अगला लिखा हुआ पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई। कहाँ से? राजस्थान के नागौर। अब आप इसके गांव का नाम लिख के भेजेंगे कि
कहाँ पर किस स्थान पर हुई थी, किस गांव में? नागौर तो स्थान था, गांव कौन सा था? राजस्थान के। 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर है। अब बात आती है भूदान आंदोलन। इसको ज़रा ध्यान से समझना। भूदान आंदोलन 1951 में प्रारंभ हुआ था। ये पोचमपल्ली से प्रारंभ हुआ था। ये पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब ये पोचमपल्ली स्थान तेलंगाना में पहुंच चुका है। आप सभी लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है। पोचमपल्ली, जैसे कि हिमिस नेशनल पार्क, अगर आप लोग आए तो हिमिस नेशनल पार्क अब जम्मू कश्मीर टिक नहीं करेंगे। अब हिमिस कहाँ पर पहुँचा है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हिमिस, वो लद्दाख में पहुँच चुका है। तो उसी तरह से पोचमपल्ली उस समय आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश राज्य तो बल्कि 1953 में बना था, लेकिन आंध्र प्रदेश एरिया माना जाता, आंध्रा कहते थे। तो ये पोचमपल्ली क्षेत्र में था। भूदान आंदोलन 1951 में आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही भी थे। 1940 में 1940 में महात्मा गांधी ने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया तो 1940 में उस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। और आप लोगों को एक और मालूम होगा 1957 में एक पुरस्कार प्रारंभ हुआ था जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो 1958 में आचार्य विनोबा भावे को ये पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले इंडियंस कौन थे? पहले भारतीय। तो आचार्य विनोबा भावे 1957 में स्टार्ट हुआ, 1958 में आचार्य विनोबा भावे को मिला। तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। आगे चल के ये तो जमीन दान से भूदान से संबंधित था, लेकिन इसी आंदोलन को 1955 में 1955 में इसी आंदोलन को एक व्यापक रूप में ग्राम दान आंदोलन में बदला गया। किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। अब हमारे पास कुछ ये पॉइंट लिखे हुए, यहाँ पर मैंने लिखा है तारकुंडे समिति, सेशन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति या इंद्रजीत गुप्ता समिति, गुप्ता वैसे। तो ये चारों की चारों जो समितियां हैं, ये चारों समिति चुनाव सुधार से रिलेटेड हैं। ये कई बार आ चुकी हैं कि तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव सुधार से। सेशन समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से। दिनेश गोस्वामी चुनाव सुधार से। इंद्रजीत गुप्त समिति भी चुनाव सुधार से रिलेटेड है। अब एक बात और याद रखना, मुखर्जी आयोग, GD घोषला आयोग और शहनवाज आयोग, 3 आयोग के नाम और याद रखना। एक मुखर्जी, शहनवाज और GD घोषला आयोग। अगर ये मैं आप लोगों को ये फैक्ट दे रहा हूँ तो ये भी बेटा कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। आप इनको तैयार करते रहिए, अक्सर इन पर क्वेश्चन बनता है। मुखर्जी आयोग, GD घोषला आयोग और शहनवाज आयोग, ये तीनों ही आयोग सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच से रिलेटेड है। क्योंकि आप लोगों को ये मालूम था कि सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद उनका कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उनकी मृत्यु हुई है कि नहीं हुई। ताइपे हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, उसके बाद में कई लोग कहते हैं कि ये जिंदा रहे। तो इन्हीं उनकी मृत्यु की जांच के लिए ये आयोग गठित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच से रिलेटेड है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था भी स्थित है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको दिए, आप इनका नोट्स भी बनाते चलिए। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उनको नोट करते चलिए बार बार मैं वीडियो देखकर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों में भी भेजें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।